अमेरिका ईरान जंग में बने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज संकट का लगातार 76 दिनों तक सामना करने के बाद अब भारत में पिछले 10 दिनों में 3 बार तेल कीमतों में बढ़ोतरी हुई और अब तक पेट्रोल और डीजल में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो कि दुनिया भर के देशों में हुई तेल कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना में बेहद कम मानी जा रही है। लेकिन बढ़ती तेल कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसे लेकर सरकार ने तेल कीमतों पर एक सरकारी आंकड़ा जारी किया है। जंग ने लगाई दुनिया में तेल की कीमतों में आग। दुनिया में त्राहिमाम, भारत में कीमतें कम। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत स्थिर। दुनिया की तुलना में भारत में मामूली इजाफा। पिछले 4 सालों से दुनिया किसी न किसी तरह से जंग से घिरी हुई है, फिर वो रूस यूक्रेन जंग की बात हो या फिर ईरान अमेरिका और इजराइल जंग की। दोनों ही सूरतों में दुनिया भर में तेल संकट चरम पर पहुंचा और जंग ने दुनिया भर में तेल कीमतों में आग लगा दी। बावजूद इसके सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ विकास की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे भारत ने इस दौरान न केवल तेल कीमतों को बढ़ने से रोका, बल्कि तेल कीमतों को कम कर अपनी नीतियों से दुनिया को भी चौंकाया। 21 मई 2022 पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 6 रुपए सस्ता। 14 मार्च 2024 ओएमसी ने 2 रुपए की कटौती की। अप्रैल 2025 पेट्रोल डीजल में 2 रुपए की कटौती। 27 मार्च 2026 विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती की वजह से पेट्रोल डीजल दोनों पर 10 रुपए की राहत दी गई। पिछले 10 दिनों से भारत में 3 बार तेल की कीमतों को बढ़ाया गया, जो कि कुल 4 रुपए 74 पैसे की बढ़ोतरी है और यह बढ़ोतरी 4 सालों में पहली बार हुई है। इस दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस यूपीए सरकार में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और भारत में तेल कीमतों का जिक्र कर रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज संकट जैसे वैश्विक तेल संकटों के बावजूद केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिससे सरकार को करीब 30,000 करोड़ का राजस्व बोझ खुद उठाना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस जिस 2014 की कम पेट्रोल कीमत का हवाला देती है, वह यूपीए सरकार द्वारा 2005 से 2010 के बीच जारी किए गए लगभग 1.34 लाख करोड़ के ऑयल ब्रांड पर आधारित थी। मौजूदा सरकार ने 2021 से अब तक इन ब्रांड्स के मूलधन के रूप में 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा चुकाए। तेल कीमतों को लेकर जो सरकारी आंकड़े पेश किए गए, उसके मुताबिक पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क पूरे देश में समान है। लेकिन इसके बाद भी सभी राज्यों में तेल की कीमतें अलग अलग होने की वजह राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला वैट है। उसमें भी सरकार का दावा है कि बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में तेल सस्ता है। अलग अलग राज्यों में कीमतों का अंतर मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला वैट है। कुछ राज्य 30% या उससे अधिक वैट के साथ अतिरिक्त सेस और प्रति लीटर शुल्क लगाते हैं, जबकि कुछ राज्यों में ये करीब 20% है और अतिरिक्त शुल्क नहीं है। तेईस मई 2026 तक की कीमतों के अनुसार सबसे महंगे राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल रहे, जहां पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गया। आंध्र प्रदेश में 31% वैट के साथ 4 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त शुल्क और रोड डेवलपमेंट सेस लगाया जाता है। तेलंगाना में पेट्रोल करीब 116 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया, जबकि केरल में सोशल सिक्योरिटी सेस भी जोड़ा गया। इसके विपरीत गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर या उससे कम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2026 को केंद्र सरकार द्वारा 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने पूरी राहत उपभोक्ताओं तक पहुंचाई। दोनों वैश्विक ऊर्जा संकटों के बीच भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह कटौती की।
इतना ही नहीं, हॉर्मूज संकट के बीच जब दुनिया के कई देशों में ईंधन कीमतों में 20% से 90% तक की बढ़ोतरी हुई, तब भारत में कुल बढ़ोतरी लगभग 5% रही। रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों को छोड़कर भारत में हुई बढ़ोतरी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम रही। तेल कीमतों पर सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों का बोझ खुद उठा रही है और जितना कम हो सके तेल कीमतों में बढ़ोतरी कर इस वैश्विक संकट में देश की जनता का सहयोग ले रही है। यूपी में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहे हैं और अब इस बार सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव होने के बाद पंचायत चुनावों तक प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी और ये पहला मौका होगा जब प्रधान पद के चुनाव तक पूरे प्रदेश में प्रशासक व्यवस्था लागू की जाएगी। पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। 26 मई तक ये सक्रियता पूरी हो जाएगी ताकि 26 मई तक मौजूदा प्रधानों के पास गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी बनी रहे। यानी चुनाव की तारीखों के ऐलान तक गांव के विकास की योजनाएं प्रधानों के नेतृत्व में चलती रहेंगी। ये फैसला पंचायत चुनावों को लेकर सियासी और प्रशासनिक तैयारियों का संकेत माना जा रहा है। यह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, हम लोग 16 मई को उनके साथ बैठे थे। 20 अप्रैल को संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की थी। पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगातार हम लोग संवाद में, अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों की बैठक हुई है। इस बार प्रधानों को ही प्रशासक बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा। 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ा दी। अब उन्हें 10 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये फैसला आजम खान और उनके परिवार के लिए नया सियासी और कानूनी झटका माना जा रहा है। 2 अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनाने के आरोप में ये मामला कई सालों से चल रहा था। फैसले से रामपुर की सियासत में अब हलचल मच गई है। पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। अजय राय और निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह समेत 30 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ। नीट छात्रा से मिलने पहुंचे अजय राय पर बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम करने, रास्ता रोकने का आरोप है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। दिनांक 22 मई 2026 को जरिए सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। अजय राय ने बीजेपी पर एआई वीडियो बनाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि महोबा की बेटी को न्याय मिले, मेरे ऊपर सरकार चाहे तो 100 केस कर दे। तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ। सीएम योगी आज श्रम विभाग के प्रेजेंटेशन बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें सम्मान सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिक विद्या योजना नए स्वरूप में सभी 75 जिलों में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बच्चा आर्थिक मजबूरी में शिक्षा से वंचित न रहे। कौशल विकास की कार्य योजना निजी क्षेत्र के सहयोग से तैयार करने पर उन्होंने निर्देश दिया
और कहा कि सभी औद्योगिक शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित होंगे। साथ ही एआई आधारित जॉब मैचिंग व्यवस्था मजबूत करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। कल लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की ये अहम बैठक कल सुबह 11 बजे होगी, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। मायावती के निर्देश पर आयोजित हो रही इस बैठक को पार्टी के संगठन भविष्य और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं इसमें पंचायत चुनाव की तैयारियां, संगठन की कमजोरी, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन होगा। यूपी में बिजली संकट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के बीच एक्स पर जंग तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महाविद्युत आपदा के लिए मंत्री, विधायक, भ्रष्ट ठेकेदार जिम्मेदार है। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने ना सिर्फ नया पावर प्लांट लगाया, ना ट्रांसमिशन सुधारा, ऊपर से स्मार्ट मीटर तक में भ्रष्टाचार है। तो अखिलेश के पोस्ट पर यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, आईना पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। उन्होंने दावा किया कि सपा राज में पीक डिमांड 13,000 मेगावाट थी, जो अब 30,000 है। यूपी 4 साल से सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य है और 1.80 करोड़ के मुकाबले अब 3.70 करोड़ उपभोक्ता है। उनके समय जितनी ऊर्जा वो पैदा करते थे उतनी ऊर्जा तो हम सोलर एनर्जी से और रूफटॉप एनर्जी से पैदा कर ले रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव को अपने समय के कार्यकाल और हमारे समय के कार्यकाल का कंपैरिजन करने का कोई अधिकार नहीं है। और भी अगर मैं थोड़ी तुलना बताऊं तो उनके समय के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है, जनसंख्या भी थोड़ी बहुत बढ़ी होगी, गांवों की संख्या नहीं बढ़ी है, मजरों की संख्या नहीं बढ़ी है। फिर भी उनके समय 1,80,00,000 उपभोक्ता हुआ करते थे प्रदेश में। आज हमारे 3,70,00,000 उपभोक्ता, तो आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं को तो बिजली नसीब ही नहीं थी, बिजली का दर्शन ही वो नहीं करा पाए थे। उधर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा। ओपी राजभर ने पोस्ट में लिखा, अखिलेश यादव को देखकर दया आती है, जिन कांग्रेसियों को वो अपना लंगोटिया यार समझ रहे हैं वो तो बिन पेंदी के लोटा निकले। उनकी हिम्मत तो देखिए, वो अपने गठबंधन वाली गंदी मानसिकता लेकर पहुंच गए बहन जी के घर। बहन जी ने दरवाजे से भगा दिया। अभी हाल ही में तमिलनाडु में इनके यही लंगोटिया यार दगाबाजी करते हुए पाला बदल ली, तब भी दिमाग नहीं खुला। अखिलेश यादव के लिए लिखा ओपी राजभर ने, आइए कभी 45 डिग्री में निकलिए धूप में, या तेल चट्टा के सहारे चुनाव जीतने का विचार है आपका। दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बड़ा विवाद फिर खड़ा हो गया। सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया कि दारुल उलूम देवबंद के 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर है। हिंदू रक्षा दल ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि वहां खुदाई की जाए। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि अगर जांच होती है और उनकी बात झूठ निकलती है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम डीएम महोदय के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि उसकी खुदाई कराएं तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद PIL हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं। उधर सहारनपुर के देवबंद स्थित दारुल उलूम में हिंदू रक्षा दल के मंदिर होने के दावे को समर्थन भी मिलने लगा। इस बयान को लेकर अयोध्या के कई संत महंत खुलकर पैरवी कर रहे हैं।
से हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित वर्मा जी का यह सराहनीय कदम है। उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा। देवबंद उलेमा यह शिव मंदिर है, जांच होनी चाहिए, जांच के दौरान दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने इतना तक कहा अगर शिव जी का अगर वहाँ पर मनो जो है शिव भगवान नहीं मिलेंगे तो मुझे फांसी दे देना चाहिए। इससे बढ़कर के और क्या विश्वास हो सकता है। देवबंद उलूम का जो प्रकरण है ललित शर्मा जी ने जो उठाया है स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रकरण एक बार और उठ चुका है जिसे दबा दिया गया, लेकिन यदि आज उसकी जांच कराई जाए तो वास्तव में शिव मंदिर ही है वो, कहने की कोई बात नहीं, चाहे वो ताजमहल हो चाहे देवबंद हो, क्योंकि आक्रांताओं ने हमारे जितने भी विरासत में हमारे जो भी सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारे आराध्य थे, उन्हीं के ऊपर आक्रमण करके उन्हीं को कब्जा करके उनको कन्वर्ट कर दिया। हिंदू रक्षा दल नेता ललित शर्मा के दावे पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया और कहा कि ललित शर्मा का दावा फर्जी है, जो कि हिंदू मुस्लिम टकराव कराने का बयान है। मौलाना ने कहा कि कुछ फिरका परस्त हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टकराव कराना चाहते हैं। ललित शर्मा जी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और हमारे भारत में कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो इस तरीके से बातें कहते रहते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, विवाद जन्म ले। और जबकि होना ये चाहिए कि जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यकजहती है, ये बनी रहना चाहिए, बाकी रहना चाहिए। मगर अभी ललित शर्मा ने ये कहा कि अगर दारुल देवबंद के अंदर खुदाई की जाए तो वहाँ शिव मंदिर निकलेगा। ये एक बहुत बड़े विवाद को जन्म देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी खबर है। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों में से 31,328 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। खास बात यह कि कई कब्रिस्तानों और दरगाहों का खसरा नंबर 22 बोर्ड में दर्ज पाया गया और इसके चलते बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी लाने, गड़बड़ी रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कि जैसे किसी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं मानी जा सकती, जो वक्फ संपत्ति के नाम से रजिस्टर्ड है उसी को पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो तमाम ऐसी से लोगों ने उसमें दर्ज किया है। जांच में 2 गलत पाया गया तो निरस्त किया गया।